जानते हैं शालिनी के माध्यम से हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, दिल्ली की सर्दी की वजह से भी किसी का जोश कम नहीं हुआ। आप जानते हैं इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ, यहाँ से मैं आप सब लोगों को देख रही हूँ। मुझे आप सबको देख के इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है। वॉकिंग डे होने के बावजूद, ठंड होने के बावजूद आप सब लोग यहाँ आए हैं। क्यों? हेल्थ की नॉलेज के लिए, यानी कि हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ने लग गई है। लोग एक्चुअली हेल्थ के बारे में सोचने लगे, सेहत के बारे में सोचने लगे। आप सब यहाँ सेहत के बारे में जानने के लिए आए हैं। तो जो जोश मैंने अभी भी देखा, ये शाम तक रहेगा? अरे वाह, रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग मुझे यहाँ पहली बार देख रहे हैं? ऑलमोस्ट सारे। तो फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बात करना बनता है कि नहीं? बनता है। तो मैं हूँ शालिनी कुपरेती। जैसे कि सर ने बताया, बाय प्रोफेशन में डाइटिशियन हूँ। न्यूट्रिशनिस्ट सब जानते हैं? तो खाने का ध्यान रखती है, कौन क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा, उसका पूरा ख्याल रखती है। तो बाय प्रोफेशन में डाइटिशियन हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और वेस्टीज मैंने ज्वाइन किया है एज अ हेल्थ केयर ट्रेनर। यहाँ पे हमारे जितने भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, वो जानते हैं कितने? 23 हमारे थे, पर रिसेंटली हमारे 3 लॉन्च हो गए। तो कितने हो गए पूरे? 26। तो इन टोटल हमारे पास 26 हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है जिनका मैं अभी ख्याल रखती हूँ, उनकी ट्रेनिंग्स देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। जैसे मेरी 12th खत्म हुई थी, बहुत कंफ्यूजन था दिमाग में, आगे क्या करूँ, किस फील्ड में आगे बढ़ूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। सबके साथ होता है। 12th के बाद क्या करें, बीटेक करें क्या, कहीं बोरिंग तो नहीं हो जाएगा, कहीं बाद में मन नहीं लगा बीटेक में, फिर 4 साल बर्बाद, 4 साल पढ़ाई करके भी वेस्ट हो जाएंगे। तो बहुत कंफ्यूजन था, मेरे साथ भी यही था। 12th खत्म हुई, पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक थी, 60-70 नंबर आते थे, बहुत खुश थी। 12th के बाद बहुत सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उस टाइम मैंने नया कोर्स सुना था, फूड एंड न्यूट्रिशन। यहाँ सुना है किसी ने? चलो सुना हुआ है हर जगह, वरना सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क बन जाता है। पर यहाँ काफी लोगों ने सुना हुआ है। फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में मैंने सुना। बैचलर्स का कोर्स था, बीएससी। तो मेरी मम्मा ने बताया कि ये कोर्स क्या करेगी। मैंने नाम पढ़ा, फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड यानी कि खाना। खाना किसको नहीं पसंद? सभी को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद था। मैंने सुना खाने के बारे में पढ़ाएंगे, भाई क्यों नहीं, देखती हूँ 3 साल खाने के बारे में क्या क्या पढ़ाएंगे। मैंने फटाक से हाँ कर दी, देखी जाएगी। मैंने एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया। जैसे रिजल्ट आया, मेरे मार्क्स आए थे लगभग 74%। कैसे 74? जबरदस्त भाई, पास हो गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए। 74 नंबरों से मैं तो बड़ी खुश थी। अरे बहुत अच्छा आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है, सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। मैं चलती गई, पढ़ती गई। फाइनली आया लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, 6th सेमेस्टर। कितने मार्क्स आए होंगे? 60+। 70 से भी नीचे कर दिया मुझे। 70 तो पहले में नहीं आई थी, थोड़ा ऊपर 90+। ग्रेट। मैंने 90% मार्क्स स्कोर करे थे अपने 6th सेमेस्टर में, बैचलर्स में। फिर घर वालों ने देखा, क्या बात है भाई, 70 से 90% तक पहुंच गई। कॉलेज वालों ने भी देखा कि मेरी ग्रोथ इस सब्जेक्ट में अच्छी हो रही है। उन्होंने कहा शालिनी मास्टर्स करोगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगी, एमएससी। मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं। घर पे बात की, घर वाले भी मान गए कि चलो तेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तुझे चीजें समझ आ रही है, 2 साल और कर। और वैसे भी अगर एक बार पढ़ाई छूट के नौकरी में आ गए तो वापस पढ़ाई में आ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। कितनी कोशिश कर लो, आ ही नहीं पाते। अगले साल अगले साल अगले साल ही करते रह जाते। तो मैंने भी क्या किया, बिना किसी ब्रेक के बैचलर्स खत्म होते ही मास्टर्स में एडमिशन लिया, एमएससी में। 2 साल पढ़ा, 2 साल कॉलेज वालों ने स्कॉलरशिप दी थी, स्कॉलरशिप पे पढ़ा। और जब रिजल्ट आया फाइनल मास्टर्स का, जिस दिन मेरा रिजल्ट आना था, उस साल मैंने अपना पूरा कॉलेज टॉप किया था। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ न्यूट्रिशन में। अब सोच सकते हो सब्जेक्ट कितना अच्छा होगा। भाई एक एवरेज लड़की गोल्ड मेडलिस्ट बन गई। और सच बता रही, मैंने कोई बहुत मेहनत नहीं करी, बस मैं क्लास में अटेंटिव थी और थोड़ा सा मैंने ध्यान रखा। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इनोवेटिव है, बहुत ही आसान है अगर हर चीज का रीजन आपको पता हो तो जितनी भी बेसिक नॉलेज जो कि मैंने पिछले 5 सालों में ली,
ये मेल आईडी मैंने पहले इसलिए दी, बाद में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट, अभी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए मैं यहाँ हूँ, लेकिन जैसे मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आप यहाँ से बाहर जाओगे, अपनी डाउनलाइन से लोगों से बात करोगे, तो उनके भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। हो सकता है जिसका जवाब आपके पास ना हो, आपको लगे कि मुझे पूछना है। कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, जैसा भी क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट टाइप कीजिएगा और फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं डेली दिन में 2 बार अपनी मेल्स चेक करती हूँ। फोन, क्योंकि ज्यादातर ट्रेनिंग्स में रहती हूँ तो फोन उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं फोन नंबर दे नहीं रही हूँ, मेल आईडी देके मैंने काम कर दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं फोन अटेंड बहुत ज्यादा नहीं कर पाती, इसीलिए मैं सेफर साइड के लिए हमेशा मेल आईडी आपको देती हूँ। अगर आपको लगे कि मैम फोन पे ही बात करनी है, क्वेश्चन मैं मेल पे नहीं समझा पा रहा, तो मुझे मेल कर दो, मैम काइंडली सेंड मी योर नंबर, मैं आपको मेल पे नंबर ही भेज दूंगी। लेकिन मुझसे कांटेक्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है। और जितनी ज्यादा मेल आईडी, जितनी ज्यादा मेल मुझे लोगों से आएंगे, मतलब उतना ज्यादा आप सबने सुना है। क्योंकि क्वेश्चन होने के दिमाग में आते हैं जो सोचते हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं, जिनके दिमाग के ऊपर से निकल गया उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं की समझने की। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मेल यहाँ से चाहिए, राजधानी से आएंगी? अरे वाह, वेट करूंगी मैं। ग्रेट, तो हम आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। आज हम यहाँ हैं वेस्टीज हेल्थ केयर वर्कशॉप के लिए। तो वेस्टीज हेल्थ केयर, सबसे पहला वर्ड क्या है? हेल्थ, यानी सेहत की बात करने आ रहे। हेल्थ से आप लोग क्या समझते हो? क्या है हेल्थ? स्वास्थ्य है। और अगर आपको कोई बोले आप 10 साल के बाद बहुत ही हेल्दी अपने आप को देखो, कैसा देखते हो? फिट देखते हो कि एकदम मेरा वजन कम है, मसल बनी हुई है, बॉडी अच्छी बनी हुई है, या फिर अपने आप को हंसता हुआ खुश देखते हो? फिट कितने लोग देखते हैं अपने आप को, अगर वो हेल्दी समझते हैं अपने आप को? काफी खुश, अरे वाह, खुश में ज्यादा आप खड़े हुए हैं वैसे। तो हेल्थ का मतलब सिर्फ आप सब जानते हैं कि फिटनेस ही नहीं है, खुश रहना बहुत जरूरी। कभी ऐसा होता है सुबह उठे, ऑफिस जाना है, अलार्म बजा, अलार्म बंद किया और सुबह उठते क्या बोला? अरे यार आज नहीं जाना ऑफिस, आज शरीर में जान ही नहीं लग रही, मैं नहीं जा रहा आज ऑफिस। यहाँ पे आप किस चीज की बात कर रहे हो? अपनी फिजिकल हेल्थ की, यानी अपने शरीर की, कि शरीर में जान नहीं है, एनर्जी नहीं है, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। दूसरी जगह ये बात हुई फिजिकल हेल्थ की, बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ क्या है? हर वक्त अपने बच्चों के पीछे हम सब पड़े रहते हैं, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, पढ़े रहते हैं कि नहीं? पढ़े रहते हैं, पढ़ पढ़ पढ़। और जैसे एग्जाम्स आते हैं, बच्चा बेचारा सच में पढ़ने लगता है कि अरे अब नहीं पढ़ा तो फेल हो जाऊंगा, इस बार तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब वो बच्चा खुद से पढ़ने लगता है, खुद से रात रात भर अपनी बुक्स खोल के पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है, तो आप लोग ही जाते हो उसके पास और क्या बोलते हो? बहुत पढ़ लिया बेटा, सो जा। क्यों बोलते हो? स्वास्थ्य का ध्यान रख। लेकिन आप सब जानते हो कि अगर ये ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा टेंशन लेगा तो क्या होगा? इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो यानी जितनी इंपॉर्टेंट आपकी फिजिकल हेल्थ है, उतनी ही जरूरी आपकी मेंटल हेल्थ है। बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ का चारों ओर से ख्याल रखती है, कैसे लोगों की हेल्थ अच्छी रखी जाए, कैसे लोगों को बीमारी से बचाया जाए। हर वक्त रिसर्चेस करती है हम सब लोगों की हेल्थ के ऊपर। उसने हेल्थ की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन निकाली है। वो कहती है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। इसका ये अर्थ है कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप हेल्दी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप एकदम फिट हो, एकदम हेल्दी हो। अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली, इन तीनों एस्पेक्ट्स, इन तीनों जगह से फिट हो तो आप हेल्दी कहलाते हो। तो यहाँ पे फिजिकल का तो सबको समझ आ गया, मेंटल का भी सबको समझ आ गया, सोशली क्या हो रहा है किसी के दिमाग में आ रहा है? अपने आसपास के आ रहा है, कुछ लोगों क्या आ रहा है। तो सोशली की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीन्स सामाजिक तौर पे लोगों से बात करना। हम जब पार्टी में जाते हैं, लंच में जाते हैं, जैसे देखते हैं साल भर हो गया कहीं फैमिली को लेके नहीं गए, तो चलो भाई मसूरी नैनीताल घूम आते हैं 3-4 दिन। क्यों?
ताकि जितना भी काम का स्ट्रेस है वो साइड में रख के 3-4 दिन एकदम फैमिली के साथ एंजॉय करें, उनको टाइम दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है। प्लस जब भी हम सोशलाइज करते हैं, हम बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे, तो हम क्या करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप जानते हैं रिसर्चेस ये कहती हैं जो लोग सोशली एक्टिव हैं, जो लोग बाहर घूमते फिरते अपने दोस्तों से मिलते हैं, पार्टीज में जाते हैं, वो लोग ज्यादा फिट होते हैं, वो ज्यादा खुश रहते हैं, उनमें डिप्रेशन बहुत कम पाया गया, स्ट्रेस बहुत कम पाया गया। जानते हैं इसका क्या कारण है? जैसे हम किसी से मिलते हैं, मिलते क्या करते हैं, अपनी खुशी बांटते हैं। और देख मैंने नई गाड़ी खरीदी, और देख मैंने नए कपड़े खरीदे। तो जैसे आप उसको अपनी खुशी बताते हो, सामने से क्या करता है, अरे यार क्या गाड़ी है, वो भी तारीफ करता है, वो भी कहता है अरे यार तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ड्रेस बहुत अच्छी है, तो वो क्या करता है, तारीफ करता है। और जैसे जैसे आप लोगों से अपनी खुशी शेयर करते हो, वो भी आपकी तारीफें करते हो, खुशी बांटने से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वही एक चीज और बांटते हैं जब सबसे मिलते हैं, अपना दुख। यार वहां पैसा लगाया था, डूब गया, अरे यार बीवी की तबीयत खराब चल रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा बीमारी क्या है, डॉक्टर के पास जा जाके परेशान हो गया, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और जैसे ही आप किसी से मिलते हो और अपना दुख बांटते हो कि ये प्रॉब्लम आपके साथ है, तो क्या करता है सामने वाला, अपना दुख भी बांटेगा। है भाई तेरे साथ भी दिक्कत है, मेरे साथ भी है, तेरी बीवी की खराब है, मेरी माँ की खराब है, तेरे वहां पे पैसे डूब गए, मेरी गाड़ी डूब गई। वो भी अपनी तकलीफें धीरे धीरे आपको बताने लगता है। और जैसे आप सामने वाले की तकलीफें सुनते हो, तो आपको क्या होता है, तसल्ली मिलती है, मैं अकेला नहीं हूँ, सबके साथ दिक्कतें हैं। तो उससे हुआ क्या, दुख बांटने से कम हो गया। तो इसीलिए कहते हैं सोशल गैदरिंग बहुत काम की चीज है, बहुत। और वेस्टीज में अभी मैंने ये तो देख लिया, यहाँ सोशली सारे फिट है कि नहीं? यस। हर किसी मीटिंग के बहाने, किसी डिस्कशन के बहाने हम सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। तो हेल्थ की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई? फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये तीनों वेलबींग, ये तीनों चीजों से आपको फिट रहना बहुत जरूरी जब बात होती है हेल्थ की। तो ये बात करी मैंने हेल्थ की। अब हम आगे बढ़ते हैं सप्लीमेंट्स की तरफ। हमारे जितने भी जो सप्लीमेंट्स हैं, वो सारा जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, सप्लीमेंट्स के अंदर आते हैं। जब भी आप किसी के पास जाते हो, सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हो, सामने से क्या क्या जवाब आते हैं, दवाई है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं क्यों खाऊं, मैं तो फिट हूं। एक और आता है, अब तक तो मैं ठीक था, ये खाने के बाद कुछ हो गया तो क्या होगा। और भी आते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर को दिखाया हुआ है तूने। एक और आता है, तेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है, तुझे क्या नॉलेज है, तू कैसे वो कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है, तेरे को खुद पता है इस बारे में, कहीं तूने गड़बड़ कर दी तो, तेरा बैकग्राउंड तो कॉमर्स का है, तो तू कैसे मुझे फूड सप्लीमेंट दे रहा है। ये सारे क्वेश्चन मैंने देखे कि फील्ड में लोगों को आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी कोई ऐसा आपको बोले, आपको फर्क बताना बहुत जरूरी है सप्लीमेंट्स पे और दवाइयों में, क्योंकि जितने भी वो क्वेश्चन बोल रहे हैं, मैं फिट हूं, मुझे बीमारी नहीं है, मुझे कुछ बीमारी हो गई, ये सारी बातें जो है वो दवाइयों से रिलेटेड है। दवाइयों से बीमारी जब होती है तो हम क्या खाते हैं, दवाई खाते हैं कि हमें ठीक करना है। अब जानते हैं दवाइयां बनी क्यों है, ट्रीटमेंट के लिए, यानी बीमारियों को ठीक करने के लिए। और सप्लीमेंट्स क्यों बने, प्रिवेंशन के लिए, यानी कि बीमारियों से दूर रखने के लिए। यानी कि अगर आपने आज सप्लीमेंट्स को हाँ कह दिया, तो आपने क्या किया, दवाइयों से एक कदम आगे चल दिए। आपको दवाइयों तक पहुंचना ही नहीं पड़ेगा अगर आप सप्लीमेंट्स को अपने डाइट में खाते हो। तो सप्लीमेंट्स खाते ही आप हर बीमारी से, हर चीज से एक कदम आगे चलते हो। आप जानते हैं FDA, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन, उसने सप्लीमेंट्स की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। वो कहता है सप्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई हर्ब हो सकता है, यानी कि कोई जड़ी बूटी हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई फल हो सकता है, कोई विटामिन हो सकता है, कोई मिनरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि खाने के योग्य हो और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन दे, यानी कि पोषण दे। ये होता है सप्लीमेंट। तो इसमें दवाइयों की डेफिनेशन आई क्या, कुछ भी नहीं। यानी सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है जो कि आपको पोषण देता है। तो फिर क्यों लोगों के दिमाग में इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है,
सप्लीमेंट देखते ही वो क्यों कदम पीछे कर लेते हैं। इस बात का रीजन हमें आज पता लगाना है और यही मैं आज आपको समझाने आई हूँ। तो सप्लीमेंट्स की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई? कुछ भी हो सकता है जो कि खाने योग्य है और आपको पोषण देने की ताकत रखता है, वो है सप्लीमेंट आम भाषा में। और एक और बहुत अच्छी डेफिनेशन जो कि आप सब बोलते हो सप्लीमेंट्स को हिंदी में आहार पूरक, यानी खाने को पूरा करने वाला। क्योंकि आज इस दौर में हमें खाने से सारा पोषण नहीं मिल रहा। कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा खा लो, कितना भी ज्यादा खा लो, आपको सिर्फ खाने से इस दौर में पोषण नहीं मिल रहा। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, मेरी बात मानिए, मैंने बहुत सारे डाइट्स देखे, हेल्दी से हेल्दी डाइट्स देखे। कोई भी डाइट आपको हर तरह का पोषण नहीं दे सकता, इसलिए सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है। अब बात हो रही है सप्लीमेंट्स की, तो भाई आज से 20, 25, 30 साल पहले सप्लीमेंट्स कहाँ थे? इसका जो नाम है सप्लीमेंट्स का पिछले 15-20 सालों से तो आया मार्केट में, बहुत तेजी से आया। हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज लोग, उन्होंने तो सप्लीमेंट नहीं खाया था और वो एकदम हेल्दी थे, उनको जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन आज इस दौर में ऐसी क्या क्या चीजें घट रही हैं जिस वजह से हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है और उनको नहीं थी, ये चीजें पता लगाना सबसे जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पता चलेगी, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि सप्लीमेंट्स खाने क्यों है, मेरी सारी बातें आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इस दौर में सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए। तो एक एक पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला है मिट्टी, सॉइल डिप्लीशन। आप जानते हैं जिससे हमें पोषण चाहिए, मिट्टी को भी पोषण चाहिए होता है। जैसे हमें विटामिन्स, मिनरल्स ये सब चाहिए, वैसे कुछ मिनरल्स, कुछ विटामिन्स मिट्टी को भी चाहिए होते हैं उपजाऊ बनने के लिए, अपने में पेड़ पौधे उगाने के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जब खाने वाले 2 या 4 थे, आज 10 हो गए, इतने सारे हो गए। तो भाई अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो खाने की डिमांड बढ़ेगी बहुत तेजी से, क्योंकि खाने वाले अब बढ़ गए हैं तो खाना भी क्या चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब क्योंकि खाने की डिमांड बढ़ गई तो हो क्या रहा है, फसल उगाई जा रही है, काटी जा रही है, फिर उगाई जा रही है, फिर काटी जा रही है और फिर उगा के फिर काटी जा रही है। ये प्रोसेस बार बार हो रहा है क्योंकि मार्केट में खाने की सप्लाई पहुंचानी है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि ये चीज बार बार हो रही है तो हो क्या रहा है, बेचारी मिट्टी का पोषण कम होता जा रहा है। उस बेचारे के पास तो उतना ही पोषण है, वो बार बार यूज हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसकी वजह से वो कम और कम होता जा रहा है। और ये जो पोषण की कमी मिट्टी में आ रही है, क्योंकि मिट्टी में ही पोषण नहीं है, जड़ों में ही पोषण नहीं है, तो पौधों में नहीं आएगी, पौधों में नहीं आएगी तो भाई फलों और सब्जियों में कहां से आएगी। यानी कि पहला स्टेप जो कि सिर्फ मिट्टी था, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, सिर्फ मिट्टी, उसने ही हमारा लगभग 5 से 10% पोषण नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद आता है हाइब्रिड क्रॉपिंग। आजकल देखा है सेब हर महीने मार्केट में पड़ा रहता है, हर वक्त। इनफैक्ट सेब को छोड़ दो, सुपरमार्केट में जाओ, सारे फल 12 के 12 महीने मार्केट में हमेशा अवेलेबल होते हैं। भाई ये कैसे हो गया, जब उनका सीजन ही नहीं है तो कैसे उगा दिया उनको, क्योंकि हर चीज अपने सीजन में उगती है, उस टाइम पे वो सबसे हेल्दी होती है, तो वो उगते कैसे हैं ऐसे। आप जानते हैं ये सब थ्रू केमिकल्स किया जाता है। किसने देखा है, मार्केट में केले होते हैं येलो कलर के, उसमें एक काले रंग का डॉट तक नहीं होता, इतने अच्छे होते हैं। सेब होते हैं एकदम लाल चमकते हुए, देखते क्या लगता है, भाई साहब इसको अगर मैंने खा लिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, वेट हो जाऊंगा, मेरा गाल लाल हो जाएंगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी अगर मैंने ये वाला सेब खा लिया तो। क्योंकि मार्केट ये जानती है कि हम सब्जी और फलों की क्वालिटी कैसे देखते हैं, उनके रंग से। भैया कि सेब काट के तो देखते नहीं है, हम क्या करते हैं, रंग से अंदाजा लगाते हैं कि यार ये अच्छा, ये पका हुआ होगा, ये टेस्टी होगा। तो आप जानते हैं मार्केट ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जो कि यूज करती है सब्जियों और फलों के रंग को निखारने के लिए। एक केमिकल है कॉपर सल्फेट, जो हरे को और अच्छा और ब्राइट हरा करने के लिए यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और भी ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जो कि यूज किए जाते हैं। अब जानते हैं ट्रेनिंग के लिए मथुरा जा रही थी, कैब से ही जा रही थी, मथुरा जा रही थी, रास्ते में सब्जी मंडी आई। मैंने सब्जी मंडी से बाहर देखा, मैं एकदम से हंसी निकल गई। मैंने ऐसी चीज देखी जो मैं देख के खुद हैरान रह गई कि अच्छा ये टेक्निक भी अपनाई जाती है। अब
टमाटर है, कितने लाल है, मैं तो इसी ठेले से खरीदूंगा। अब जानते हैं सारी टेक्निक्स है, तरीके हमें कंफ्यूज करने के, बहुत कंफ्यूज करने के लिए। आपने देखा है, आपने ले भी ली सब्जी, उसका सीजन नहीं है तो भी आपने ले ली कि नहीं भाई मेरे को सेब बहुत पसंद है, मैं तो सेब ही खाऊंगा चाहे उसका सीजन हो या ना हो। घर ले आए और खाया भी, तो क्या उसको खाते वो टेस्ट वो फ्लेवर आता है? बिल्कुल नहीं आता। ऐसा लगता है सेब खा रहे हैं लेकिन सेब वाली बात तो है ही नहीं। ये सब होता है हाइब्रिड क्रॉपिंग की वजह से। आपको फ्रूट अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन इसका स्वाद और उसका पोषण दोनों ही नष्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा दूसरा स्टेप था हाइब्रिड क्रॉपिंग, इस पे भी काफी प्रतिशत पोषण हमारा चला गया। उसके बाद तीसरे है फर्टिलाइजर। अब भाई फसल उगानी है, सब्जियां उगानी है, तो भाई फर्टिलाइजर तो चाहिए, वरना कीड़े मकोड़े हमारी फसल को खराब कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या डालते हैं? पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। जो करते क्या है, इनके पीछे जो साइड्स वर्ड लिखा हुआ है, साइड्स यानी कि मारना, कीड़ों को मारना, मकोड़ों को मारना। सो यानी कि गलती फर्टिलाइजर्स की नहीं है, उनको बनाया क्यों गया है? मारने के लिए। उनका तो काम ही क्या है? मारना, खत्म करना। हालांकि वो कीड़े मकोड़ों के लिए बने, हल्के हैं, तो जब वो हमारी डाइट में, हमारे क्रॉप्स में लगे रह जाते हैं और हम उसे खा जाते हैं, हमें एकदम से नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जब आप डेली थोड़ा थोड़ा करके इसको अपनी डाइट में खाते जा रहे हो, तो एक वक्त ऐसा आता है जब इसकी मात्रा आपके शरीर में काफी बढ़ जाती है, और जब वो मात्रा पार हो जाती है तब एकदम से बीमारियां आ जाती है। तो जो तीसरा था वो था फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से अगेन हमें बीमारियां लगनी, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। उसके बाद है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि खाने को इधर से उधर पहुंचाना। अब भाई जो सेब शिमला में उगता है ठंडी जगह में, वो हम यहाँ दिल्ली में बैठ के खाते हैं, आराम से खाते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। उगता वहां पर है बट वो उसको कार्टन्स में बंद करके हमारे लिए यहाँ पे भेज देते हैं। अब इसके पीछे टेक्निक क्या होती है? भाई अगर वो पका हुआ सेब भेजेंगे तो वो तो खराब हो जाएगा, तो वो करते क्या है? सेब को कब तोड़ देते हैं? जब वो हरे रंग का होता है। जब वो कच्चा था, बेचारा बच्चा था, उसको तभी तोड़ दिया। उसको तोड़ा, उसमें केमिकल्स लगाए, उसको रैप किया, कार्टन में डाला और ट्रक में भेज के हमें यहाँ पे पहुंचवा दिया। पर आप जानते हैं ये जो आर्टिफिशियल राइपनिंग का, इसको आर्टिफिशियल राइपनिंग बोलते हैं, यानी नकली तरीके से फलों को पकाना। और इसमें जो केमिकल सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो कि इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। जो लोग इथाइलिन की फैक्ट्रीज में काम करते हैं उन लोगों के लंग्स में प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि वो 24 घंटे, 24 तो नहीं है, 8-9 घंटे उस फैक्ट्री में रहते हैं, उस केमिकल के कांटेक्ट में रहते हैं, उनके लंग्स में इतनी प्रॉब्लम्स पाई गई। प्रेगनेंसी में बहुत बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती थी जो कि इथाइलिन फैक्ट्रीज में काम करते थे। अब क्योंकि हम इथाइलिन की फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे, हमें एकदम रातों रात कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन हम फलों के रूप में धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं? रोज खा रहे हैं, और इसकी भी क्या होगी? मात्रा हमारे शरीर में झूठती जाएगी और हमें नुकसान देगी। तो चौथा पॉइंट है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी वजह से अगेन हमारी सेहत खराब हो जाती है। उसके बाद आता है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आप जानते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत स्मार्ट होती हैं, बहुत तेज। वो आगे 5-10 सालों का विजन लेके चलती हैं और बहुत ही अच्छे से आप सब लोगों को ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं कि इन सबको किस चीज की इस वक्त ज्यादा जरूरत है, वही बनाती हैं और मार्केट में लॉन्च कर देती हैं। और आप जानते हैं फूड इंडस्ट्रीज ने आप लोगों की एक आदत है जो कि बहुत बुरी तरह पकड़ ली है, बहुत ही अच्छे से पकड़ ली है, और वो आदत क्या है? वो ये जान गई है कि आज इस दौर में सबके पास हर चीज के लिए वक्त है सिवाय खाने के। खाने को कोई वक्त नहीं देना चाहता, बिल्कुल नहीं। मैं प्लीजमेंट दूंगा खाने को, पागल हूं मैं, 5 मिनट में खाना निपटाऊंगा, अपने 2-3 काम निपटा दूंगा। वो सब ये जानते हैं कि आज इस दौर में खाने को वक्त कोई भी नहीं देना चाहता। उन्हें चाहिए कुछ ऐसे बन जाए जो बिना कुछ करे, बिना ज्यादा मेहनत के अपने काम करते करते वो खा ले, फटाफट बने और साइड हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े। इसीलिए आपने देखा मार्केट में आजकल रेडी टू ईट फूड्स कितनी तेजी से आ रहे हैं,
और चल भी रहे हैं। कौन चला रहा है उनको? हम। और कौन चलाएगा भाई? क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। रेडी टू ईट फूड मार्केट में इतनी तेजी से आ रहे हैं। किसने वो नूडल्स देखे हैं जिसमें सिर्फ गर्म पानी डाला और तैयार? देखे हुए। अब सोचिए ऐसा क्या होगा उसमें? कुछ नहीं करना आपको उसमें, बस एक डब्बा है, उसमें नूडल्स है, क्या चाहिए? बस एक गिलास गर्म पानी। उसको खोला, उसमें एक गिलास गर्म पानी डाला, उसको वापस बंद किया और साइड में रख दिया। 2, 3, 4 दिन बाद आप उसको देखोगे वो एकदम सॉफ्ट हो चुका होगा और खाने के लायक हो चुका होगा। अब भाई ऐसा क्या है इसमें? ना तुम्हें गैस चाहिए, ना चाकू चाहिए, ना सब्जियां चाहिए, ना मसाले चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो गर्म पानी और वो तैयार। अब वो ये करते कैसे हैं? अब जानते हैं इसमें टेक्निक को क्या अपनाते हैं? सबसे पहले वो क्या करते हैं? उसको पका लेते हैं। जो नॉर्मल तरीका हम जैसे पकाते हैं उसको पकाते हैं और पकाने के बाद उसका जो सारा पानी होता है वो खींच लेते हैं, पानी सुखा देते हैं बस, ताकि जैसे आप उसमें पानी डालो तो क्या हो, वापस से सॉफ्ट हो जाए, खाने के लायक हो जाए। अब भाई उन्होंने पानी तो निकाल दिया, लेकिन ये सब्जियां क्या है, ये खाना क्या है? पहले से पका हुआ है। रात को सोने से पहले हम सब जो भी सब्जी बची होती है उसको फ्रिज में रखते हैं। दूध उबला हुआ है, रात को बाहर रह जाए उसको भी फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पकी हुई सब्जी जल्दी खराब हो जाएगी अगर उसको फ्रिज में नहीं रखा तो। ठीक वैसे क्योंकि ये नूडल्स जो है ये पहले से पके हुए हैं तो ये भी जल्दी खराब होंगे, तो इसको बचाने के लिए इसमें क्या डालते हैं? प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। और ये प्रिजर्वेटिव्स भी हमें ज्यादा अपनी डाइट में जरूरत नहीं है इनकी। प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमें अपनी डाइट में बिल्कुल नहीं चाहिए, जो हमारा शरीर बिल्कुल नहीं मांगता, लेकिन हम प्रोसेस्ड फूड्स की वजह से इसको खाते जा रहे हैं, जो कि अगेन हमारे शरीर को नुकसान देता है। उसके बाद है वीक डाइजेशन। तो अब तक की मैंने जो भी बात की, पहले की मिट्टी की करी, ट्रांसपोर्टेशन की करी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की करी, हाइब्रिड क्रॉपिंग की करी, ये सब कहाँ की बातें थी? बाहर की बातें। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। भाई हम तो मार्केट जाते हैं, जो सब्जी दिखी, जो फल दिखे लेकर आते हैं, घर पे दे देते हैं, लीजिए बनाइए और दीजिए हमें, हम खाएंगे। हम तो यही करते हैं। हमें क्या पता इतना क्या क्या चल रहा है? वो बहुत कुछ है जानते हैं, बट कौन कर रहा है, कितने लेवल पे कर रहा है, हम सब वो नहीं जानते। हम बस जाते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं और बना के खा लेते हैं। अब लेकिन क्या आपको लगता है उस सब्जी में जितना भी पोषण बचा होगा, आपके शरीर में उतनी जान है कि उसका पोषण आपको पहुंचा पाए? लगता है किसी को? आजकल हमारे शरीर में ही नहीं जान बची। बाहर की चीज तो छोड़ो, वो तो बाहर के लोग हैं, वो तो कर ही रहे जो कर रहे हैं, बट हमें खुद में अब इतनी जान नहीं है, हमारे शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो जो खाना हम खा रहे हैं उसको पचा सके, हमें उसका पोषण पहुंचा सके।